Okay, very good evening to all the students. ये अपना एटलीस्ट क्लास के बिगनिंग में अपना कैमरा ऑन कर के हेलो, am I audible to everyone? Good evening, ma'am. Yes. Good evening. Please, I request all of you to please turn on your camera. Okay, Anjali. Akshita. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, Kritika. Okay, all three of you. There was one more student who just joined, and I think she or he left. I don't know, was that person? Okay. Anyways, let's wait for other students also to join for 2-3 minutes. And till then, just tell me the progress of your understanding of the SPSS. And so what you have understood so far. आपके किस काम का है SPSS? अभी तक जो भी हमने बेसिक्स पढ़े, थोड़ा थ्योरी क्लास में हमने हैंड्स ऑन एक्सरसाइज भी किया। आप लोगों ने मतलब कौन था जिसके उसमें लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं था SPSS? Was एनी वन ऑफ यू जिसने कहा था कि नेक्स्ट वीक हम इंस्टॉल कर पाएंगे? आप तीनों के लैपटॉप में सिस्टम्स में इंस्टॉल्ड है SPSS? Yes, ma'am. आप लोगों ने काम करना कुछ शुरू किया है? Yes, कुछ ma'am. किया है? मैम एक्चुअली मेरे में नहीं है, बट मैं कल करवा दूंगी इंस्टॉल। ओके, बट मैंने पहले काम किया हुआ है SPSS में ना। अच्छा, बट हाँ यू जी। हैव द नॉलेज ऑफ द इंटरफेस। यस, डेटा वेरिएबल व्यूज एंड डेटा एंट्री वहां पे कैसे करना है, एंड ओके, इवन एनालिसिस वगैरह कैसे निकालना है, वो प्रिंट आ जाता है वहां पे। तो इतना तो किया हुआ है, लाइक टी टेस्ट लगाया था। एनालिसिस पार्ट में आपने क्या किया है? एनालिसिस में क्या क्या एनालिसिस आपने किया है अभी तक? मैम उसमें मैंने पेयर टी टेस्ट लगाया था, बिफोर एंड ओके, आफ्टर वाला। तो मैंने सिर्फ वही जो आपने बोला था कि हमें वो कोडिंग करनी पड़ती है, फर्स्ट एंड सेकंड वाला, तो वो स्ट्रांगली एग्री वाला ही था मेरा पॉइंट। तो वो कोडिंग वगैरह हमने किया था। कोडिंग वगैरह बेसिक इंटरफेस के आपके नॉलेज है ना? चलिए यस, ठीक एंड है। देन उसके बाद एनालिसिस वगैरह की, कितना स्टैंडर्ड डेविएशन है, कितना मीन, उसमें मीन वगैरह सब वो बताता ही है ऑब्वियसली। तो उसके बेसिस पे फिर हमने पूरा एनालिसिस किया था। ओके 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 ओके, चलिए अभी तक जो हमने किया है तो मतलब कोई क्वेश्चन, कोई डाउट रिलेटेड टू वट एवर थिंग्स वी हैव कवर्ड टिल नाउ, बिकॉज वी विल बी मूविंग स्लोली टू द यू कैन से द कॉम्प्लेक्सिटी पार्ट एज वेल। सो इट्स बेटर इफ यू हैव एनी डाउट, क्योंकि अभी तो हमने बेसिक इंटरफेस समझा है, डाटा एंट्री करना सीखी है। क्योंकि डाटा एंट्री पार्ट और कोडिंग पार्ट अगर आपका क्लियर नहीं है, इट मीन्स समवेयर यू आर गोइंग टू क्रिएट मिस्टेक इन टर्म्स ऑफ डेटा एंट्री एंड कोडिंग। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है डेटा क्लीनिंग। आपने जो भी डेटा कलेक्ट किया है उसको आपने किस तरीके से क्लीन किया है। मेक श्योर देर इज नो मिसिंग वैल्यू, देर इज नो अनएम्बिगियस टर्म। कहीं आपने रेटिंग किया है 1 to 5 की स्केल में, स्ट्रांगली अग्री टू स्ट्रांगली डिसअग्री, तो आपने 1 to 5 उनको नंबर दिया, कहीं वो कहीं कोई 7 नंबर तो नहीं है, कहीं 8 नंबर तो नहीं है, कहीं 6 नंबर तो नहीं है। ठीक है, सो इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू क्लीन द डेटा। मतलब डेटा एनालिसिस इज डिफरेंट बट डेटा क्लीनिंग, क्योंकि until unless you are not able to clean the data properly, it means somewhere your data is not giving the fruitful result। हो सकता है कुछ ना कुछ नंबर्स आएंगे, SPSS है एक टूल है, राइट, बट मैनुअल एंट्री जो हम बात करते हैं, मैनुअल एनालिसिस की बात करते हैं, कहीं ना कहीं उसमें हम गलती कर जाएंगे, वी विल नॉट बी एबल टू गिव दी गुड क्वालिटी इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो कुछ डाउट्स हैं तो बताइए, वरना हम आगे बढ़ते हैं। मैम मेरे पास एक डेटा है बट मेरे को समझ नहीं आ रहा कि वो मैं SPSS में कैसे एंटर करूं। क्या चीज, कैसा मेरे डेटा है? पास टाइप ऑफ डेटा एक्सेल में बताइए। एक्सेल में है मैम, सर्वे से रिलेटेड डेटा है, बट उसमें जो मतलब कल आपने बताया था ना पहली क्लास में कि ऑप्शंस एक वो लिंकर्ड स्केल वाला, उसमें वो नहीं है। तो मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा फिर वो कैसे Yes, करना है। can you share, means just share the question in Excel, this WhatsApp group, WhatsApp ग्रुप में वो शेयर कर सकते हो आप क्वेश्चन? मैं यस, सिर्फ क्वेश्चन बोल रही हूँ, क्वेश्चन शेयर करने के लिए बोल रही हूँ। ओके मैम।
क्या क्वेश्चनियर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, मेरे मतलब ये कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप में जो सबको दिख जाए, पता चल जाए कि हाउ टू हैंडल सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मे बी हो सकता है आप कह रहे हैं कि लाइकर्ट स्किल बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है आपकी, so maybe this class is opt for you because today we will be talking about the chi-square test, because chi-square test is such a test wherein which is applicable only in case of categorical variable. जब हमने okay, just let me share my PPT. Okay, is my PPT visible? Yes, ma'am. Okay, just hit. चलिए ये सब हम कवर कर चुके थे, लेट्स मूव टू द कंटेंट ऑफ द क्लास। एकदम ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। ओके, टुडे इट माइट बी अ लेंथी क्लास, रीजन और 2 and 2 मैम मैंने I think शेयर 2 कर hours। दिए क्वेश्चंस। हाँ हाँ हाँ, ठीक है बेटा, मैं देखती हूँ। बिकॉज ओके, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सी कि आपका क्या क्वेश्चन है, क्या डाउट है। वेट, यस, ये है ना। ओके, चलिए ये क्वेश्चन है, इसको मैं MS वर्ड में डालती हूँ। आपके पास इसका डेटा है, मतलब आपके रिस्पॉन्सेज आ गए? यस मैम। ये 7 नंबर से क्यों शुरू हो रहा है? मैम उससे पहले वो डेमोग्राफिक वाला डेटा है ना, तो उसके वो है नंबर। अच्छा, तो पूरा शेयर कीजिए, मतलब पूरा आपका सर्वे जो भी है। सर्वे से हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि डेटा होता तो डेटा से हो सकता है मिसयूज होता, बट क्वेश्चन यार तो आपने सर्कुलेट किया ही होगा ना। मैम ये एक्चुअली जब मैंने इंटर्नशिप की थी ना मॉस्पी में, तो वहाँ पे हम्म, मैम मेरे को ये डेटा दिया था, तो ये वहीं का है। ओके ओके, चलो मैं इसी के बेसिस पे लेट मी जस्ट सी व्हाट यू आर आस्किंग। तो इसमें मतलब आप क्या एनालिसिस करना चाहते हैं, ये बताइए। आपका किस चीज का स्टडी है ये, मुझे ऐसे बताओ थोड़ा ओवरऑल। मैम एक्चुअली इलेक्शन से रिलेटेड डेटा है कि मतलब कि लोगों को इलेक्शन की कितनी नॉलेज है, जो लेमैन है उनको। ठीक है, तो उससे पहले जो डेटा था इसमें डेमोग्राफिक का, उसमें उनकी एज, ऑक्यूपेशन, ये सब पूछा था। अच्छा 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 अच्छा, जेंडर, एजुकेशन चलिए क्वालिफिकेशन, ठीक है। इट स्टेट ऑफ मीन्स टुडेज रेजिडेंस। क्लास इज बेस्ट फिट फॉर यू फॉर टू दिस एनालिसिस, क्योंकि आज हम बात करेंगे काई स्क्वायर टेस्ट की एंड द क्रॉस टैब। So somewhere I think you will be able to relate, and at the end of this class at least you will able to analyze yourself कि आपके कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा इसमें, क्योंकि डेटा तो है आपके पास कितने रिस्पोंडेंट्स का डेटा है? 20। 20? टू लेस बेटा, अब इसको बढ़ाओ, कम से कम अपना टारगेट 50 या 100 तक रखिए। कोई भी आप सर्वे करते हैं कम से कम, मतलब दिस इज समथिंग विच इज वेरी कॉमन, दिस क्वेश्चन या मतलब द टॉपिक, द थीम, so you can circulate it to anyone which is of 18 plus years of age, right? So it's always better कि आप अपना सैंपल साइज नहीं भी तो कम से कम 50 तो रखिए। 50 तो आज की डेट में वैसे भी कुछ नहीं होता, क्योंकि जब हम सैंपल की बात करते हैं, सैंपल इज व्हाट, रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन, यही होता है ना। क्या पढ़ा था आप लोगों ने, सैंपल क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन। ये पूरी पॉपुलेशन में से, ये सारी पॉपुलेशन है, ये सारे वोटर्स हैं और नॉन वोटर्स है, मतलब जो भी 18 प्लस है, चाहे रजिस्टर्ड है नहीं है जो भी है, ये सारे। इसमें से आपने सैंपल ले लिया 20। हाउ डू यू एक्चुअली गेट टू नो द वैलिडिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्वे? कैसे पता चलेगा ये, इसका जो आप रिजल्ट निकालोगे ये एंटायर पॉपुलेशन पे एप्लीकेबल होगा कि नहीं, कैसे पता चलेगा? ठीक है, सो इट्स ऑलवेज बेटर टू इंक्रीज योर सैंपल साइज, मैक्सिमम जितना रख सकते हो। ऑब्वियसली वी कैन नॉट मेजर द यूनिवर्स, बट एटलीस्ट वी एम टू मेजर एटलीस्ट, हम बोलते हैं 18 प्लस ऑफ पॉपुलेशन,
आपने कम से कम देहरादून को तो टारगेट करो, या देहरादून के नॉर्थ देहरादून, साउथ देहरादून, कुछ क्लासिफिकेशन, आप क्लासिफिकेशन में तो नॉर्थ देहरादून में कम से कम मतलब नहीं भी होंगे आपकी लोकेलिटी में 20 तो वैसे ही हो जाएंगे आपकी लोकेलिटी में। तो करते करते आप टारगेट करो कि कम से कम 100 रेस्पोंडेंट्स तो हों, ठीक है, टू गेट अ गुड रिजल्ट विच कैन बी जनरली एप्लीकेबल। अगर आप चाहते हो कि कोई जनरलाइज्ड रिजल्ट आप निकालो, तो आई सजेस्ट कि कम से कम 100 रेस्पोंडेंट्स तो होने ही चाहिए। चलो एनीवेज, दैट इज योर मैम पार्ट। मैंने एक्सेल फाइल शेयर किया ग्रुप पर, एक बार वो देख लो। एक्सेल? एक्सेल किस चीज का एक्सेल? एक्सेल फाइल शेयर किया है इसी डेटा की। ठीक है। ओके, चलिए तब तक हम कुछ ओपन कर लेते हैं। चलिए, आई होप दिस इज क्लियर ऑल रिलेटेड टू द कोडिंग एंड ऑल। जब तक आपका ये खुलता है, सब खुल गया। तो बेटा एक मिनट, एज, आपने ये क्वेश्चन मतलब कैसे, ये एज कैसा था, मतलब कि ओपन एंडेड क्वेश्चन था कि अपनी एज मेंशन कर दो, लिख दो? यस मैम। हाँ, सी 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 ठीक है, क्वेश्चन तो आपने अच्छे पूछे हैं, मगर अगर आप इसको अगर आप इसको एसपीएसएस में कोडिंग करना चाहते हैं तो इसको या तो आप वैसे पूछते कि मतलब एज आपकी 18 to 25, 25 to 30 रेंज में। सी ऑलवेज माइंड दिस, SPSS is a tool which works on such data which can be quantified, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला एज, व्हाट इज योर एज, एक मैंने ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा, किसी ने लिख दिया 50, 10, 20, 30, जितनी भी एज है जिसकी, ठीक है, बट हाउ आई विल बी कोडिंग दैट? ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब किसी ने लिखी है 10, किसी ने लिखी है 20, मतलब हर किसी को मैं अलग अलग कोड करूँ? इधर यू डू वन थिंग, इनको रेंज बना दो, मगर फिर वो डिफिकल्ट हो जाएगा। कैसे करोगे आप? इनकी रेंज बेटर तो होता, तो कि आपके रेंज के फॉर्म में क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए एनीवेज, चलो जेंडर, जेंडर को आपने वो नहीं किया, कोडिंग नहीं किया। मेल को 1, फीमेल को 2, जैसे भी आप कोडिफाई करते हैं। अब ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैसा था उसमें था ऑप्शन में, ग्रेजुएट, मैट्रिक, कि कुछ भी ओपन एंडेड? ओपन एंडेड मैम, ये डेटा मैंने फिल नहीं कराया, ये ऑफिस से अच्छा, फिल होके आया। ओके 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 बेटा, इसके लिए तुम्हें रेंज क्रिएट करनी पड़ेगी फिर उस केस में मतलब कि और ये ऑक्यूपेशन के फॉर्म में ये भी ओपन एंडेड था? यस मैम। सारे ओपन एंडेड है, बस ये क्वेश्चंस वो हैं। हाउ यस फ्रीक्वेंटली मैम। आर इलेक्शंस हेल्ड इन इंडिया? अच्छा, ये मतलब ABCD ऑप्शन थे, एवरी ईयर 1 2 चलिए, ये तो मतलब ऑप्शन ठीक है, इनका ऑप्शन एनालिसिस हो सकता है। चलो, इसका अलग से वो करना पड़ेगा, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें एज के आपको रेंज रेंज बनानी पड़ेंगी कि कितने रेस्पोंडेंट्स ने, कितने रेस्पोंडेंट्स है जो, मतलब जो भी आपका मिनिमम एज है, मिनिमम एज फॉर एग्जांपल इसमें मिनिमम एज इसमें है, फॉर एग्जांपल आप बोलते हैं मिनिमम एज इसमें है कितनी भी, 18 प्लस तो होनी चाहिए, 18 to 25, ठीक है। फिर एक हुई 25 to 30, जो भी आप रेंज है मतलब मिनिमम, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि 58 एज भी है, तो ऐसे ऐसे करके आपको एक रेंज फिक्स करनी पड़ेगी। एक चीज ये, और जेंडर, चलो जेंडर तो मेल फीमेल के अलावा और कुछ नहीं होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में भी अगर आप देखेंगे, आपको थोड़ा सा इसमें ट्रेंड पढ़ना पड़ेगा कि क्या ट्रेंड है इसमें, मतलब ग्रेजुएट, मीट्रिक, क्योंकि इसमें बहुत सारा डाटा है, इसमें कुछ भी हो सकता है। सिक्स क्या है, 6th पास, यस मैम। तो हो सकता है आप इसको ऐसा कर दो कि वो क्या बोलते हैं, 5th पास,
एक कैटेगरी हो गई, एक हो गया 8th पास की कैटेगरी हो गई, मतलब यहाँ तक। एक ने बोला मैं 10th पास हूँ, तो जितने भी मतलब इन दोनों की कैटेगरी में आ गए तो यहाँ डाल दो, इन दोनों की कैटेगरी में जितना आया यहाँ आ गया, ठीक है। 5th पास से ऊपर या वो यहाँ पे आ जाएंगे, एंड फिर देन यू विल बी एबल टू एंटर दिस डेटा इन SPSS। बट वो कैसे होगा, इट विल टेक टाइम, एंड इसका एनालिसिस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा एनालिसिस का। तो दैट इज द थिंग। ये आप लोगों के एज रिसर्चर सीखने वाली चीज है कि आप अगर डेटा एनालिसिस अच्छे से करना चाहते हैं, प्रेफर आस्किंग क्वेश्चंस इन फॉर्म ऑफ ऑप्शंस। ये आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ओपन एंडेड क्वेश्चन को आप खुद ही सोचो कि आप कैसे इसको कोडिंग करोगे। अगर आप इनकी रेंज बना सकते हो तो रेंज बनाइए, फिर वो करके फिर कोडिंग करके, फिर तो इसका आप इसमें मतलब डेफिनेटली इसमें काई स्क्वायर ही लगेगा, काई स्क्वायर टेस्ट लगेगा। अगर आप ये सब काम करते हैं, उसके बाद आपने रेंज निकाल दिया, आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को भी वो कर दिया, क्लासीफाई कर दिया, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, अगर पोस्ट ग्रेजुएट से ऊपर भी है कोई। अब वैसे ही आपको ऑक्यूपेशन में भी करना पड़ेगा। अब ऑक्यूपेशन में कैसे कर सकते हो, ऑक्यूपेशन तो कोई किसी का कुछ भी हो सकता है। ऑक्यूपेशन में सिंपली आप ये कर सकते हैं कि एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड। अब आप देख लो, अनएम्प्लॉयड में आप मतलब सबको ही डाल दोगे, बिजनेसमैन को भी एम्प्लॉयड में डालोगे, फार्मर को किस में डालोगे, फार्मर भी अपने आप में एम्प्लॉयमेंट है। तो यू हैव टू जस्ट जस्टिफाई कि आप किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं चीजों को। फिर अगर आप ये सब की कैटेगराइजेशन कर पाते हैं, फिर इनका एनालिसिस डिफरेंट नहीं है। यू जस्ट कैन सिंपली रेज अ क्वेश्चन whether there is an association between age, नहीं नहीं, कोई भी आप क्वेश्चन बनाइए। 1 मिनट हो गया, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये तो जनरल क्वेश्चन है बेटा, मगर ये इंडिविजुअल से, हाँ ये है इंडिविजुअल से रिलेटेड क्वेश्चन। इसका तो कोई एनालिसिस हो ही नहीं सकता ना, ये तो जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब ये यस तो मैम। जो होगा वो सबके लिए ही होगा, सबके लिए सेम ही होगा। बट ये क्वेश्चन है एटीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन है, हाउ इंपॉर्टेंट डू यू थिंक इज टू पार्टिसिपेट। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को मैं अगर एज से रिलेट करूँ, कि अगर मैं क्वेश्चन नंबर 11 को एज से रिलेट करती हूँ, others also please pay attention because this is also interesting कि आपके पास नए डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है। हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक इज इट टू पार्टिसिपेट इन इलेक्टोरल प्रोसेस एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, व्हाट इज, देखो एक मैं ऑब्जेक्टिव बना रही हूँ आपके लिए, टेम्पलेट ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज द एसोसिएशन बिटवीन एज ऑफ रिस्पोंडेंट and the weightage assigned to election। ये मतलब सिंपल, मैं चाहती हूँ कि क्या एज का, जैसे मैं बोलूँ कि अगर आई एम 30+, ठीक है, मेरे जैसे 30+ लोग, ज्यादा करके लोगों ने बोला यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आई एम से आई एम इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 25, मोस्टली ने न्यूट्रल रिस्पॉन्स किया। 25 to 30 वाले ग्रुप ने इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्ड किया। इसका मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या एज का इम्पोर्टेंस जो इलेक्शन को असाइन की जाती है, क्या उस पर कोई इम्पैक्ट है। कि डेफिनेटली अगर ऐसा ऐसा कुछ पैटर्न हमें देखने को मिलता है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल सबका ही न्यूट्रल 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 ऐसे ऐसे जनरल सा स्टेटमेंट आता है, इट मीन्स एज का इलेक्शन प्रोसीजर की को इम्पोर्टेंस असाइन करने का कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। तो दिस कैन बी अ वेरी गुड क्वेश्चन यार, बट यू हैव टू रीवर्क ऑन दिस, क्योंकि अगर आप सारा ही डेटा वैसा होता तो ये तो हम अभी अभी साथ के साथ ही एनालिसिस कर लेते, ठीक है। सो यू डू वन थिंग, यू कैन रिकोड द सेम, रिकोड करो, फिर अगर आप कर सकते हो तो रिकोड करके हम नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। पर मैम रिस्पॉन्सेज भी तो इंक्रीज करने पड़ेंगे, मतलब सैंपल साइज अभी तो 20 है ना, तो एक काम फिर। करो ना, आपके पास सर्वे नहीं है ये? नहीं मैम, मैम ये तो बस मैम ने एक डेमो दिखाया था वहां पर। अच्छा
ठीक है, तो आप मतलब अगर आप इसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, देर आर नो ऑफेंसेस, मतलब जिसका ये है वो सर्वे यूज करने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन कंसल्ट देम, यू कैन अकॉर्डिंगली मॉडिफाई दिस। 20 तो बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा डाटा इसका कलेक्ट कर लिया हो, इसको अकॉर्डिंगली रीफ्रेम करो, गूगल फॉर्म के थ्रू इसको फिर से फ्लोट करो, एज की रेंजेस दे दो, ठीक है, जेंडर में ऑप्शन, मतलब सारे ऑप्शन में पूछो क्वेश्चन, जेंडर मेल फीमेल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्लियर लिख दो, 10th पास, 12th पास, और यूजी पीजी जो भी है, ऑक्यूपेशन भी क्लियरली लिख दो कि एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, बिजनेसमैन जो भी है, ठीक है, एंड रीसर्कुलेट दिस। एक हफ्ते में तो आपका ये जनरल क्वेश्चन है, इसका अच्छा खासा रिस्पॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। ओके ओके मैम। ओके, चलिए। मैम आई ऑल्सो हैव वन डेटा, बट उसमें ना डेमोग्राफिक डेटा इतना नहीं है मेरे पास। लाइक सिर्फ बच्चे के नेम्स हैं, कोर्सेज हैं एंड उनके फीडबैक्स हैं। नेम, कोर्सेज एंड एंड फीडबैक। फीडबैक्स, यस, स्ट्रांगली एग्री वाला जो आपने डेटा बताया था, एक बार मैं ओके, शेयर अच्छा करके अच्छा अच्छा, आपको। सी आपका मतलब क्या है, 5 पॉइंट लाइकेट स्केल पे कोई है आपका डेटा? हाँ जी, मैम जैसा आपने बताया था ना, स्ट्रांगली एग्री एंड डिसएग्री करके, वो हम्म। वाला डेटा है मेरे पास। अच्छा, और हाँ जी आपके पास तीन तीन फील्ड्स आपने क्या बताए? मैम, बेसिकली अगर डेमोग्राफिक की बात करें तो मेरे पास उनकी इंफॉर्मेशन है, नेम, ठीक है, कोर्स एंड ठीक है। स्कूल्स। बाकी तो फिर वो क्वेश्चन आयर्स है जो हमने पुट किए थे एंड उसके रिस्पोंडेंट्स हैं। अच्छा अच्छा, हाँ वो जी, सारा लाइकेट स्केल पे है। यस। ओके, सो फॉर दैट वी विल बी गोइंग फॉर टी टेस्ट, तो हो सकता है होपफुली हम नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे, ओके ठीक है, क्योंकि ओके अभी हम मैम। समझते हैं कि पाई स्क्वायर, चलिए इतना बेसिक इंटरेक्शन से हमें ये तो समझ में आ गया कि काई स्क्वायर कब यूज करना है और कहाँ यूज करना है। चलिए, दिस इज एजेंडा फॉर द डे, विल स्टार्ट विद दिस स्लाइड शो। फर्स्ट ऑफ ऑल विल कंप्लीट द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पार्ट, जो हमने लास्ट क्लास में फ्रीक्वेंसी, मेजरमेंट, कंप्यूट मीन्स, उसको थोड़ा बहुत जो पार्ट बच गए हम वो कंप्लीट करेंगे। डिकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल, जो हमने रिवर्स कोडिंग की बात करी थी, आई होप ऑल ऑफ यू वर देयर व्हेन आई टॉक्ड अबाउट द रिवर्स कोडिंग, क्या आप लोग थे? यस मैम। हाँ, तो रिवर्स कोडिंग मतलब एक ही क्वेश्चन को मैं उल्टा तरीके से पूछती हूँ, जस्ट टू इंश्योर कि द रिस्पोंडेंट इज अटेंटिव इनफ, ठीक है, मगर जब मैं उसको एनालिसिस के लिए यूज करूंगी, अगर मैं उसको एज इट इज रिवर्स के फॉर्म में करूंगी, ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि आई एम सेटिस्फाइड विद दिस कंपनी, ओके, अग्री, आई, जो भी है, आई डू नॉट फील लाइक वर्किंग, आई डू नॉट फील लाइक गोइंग टू द ऑफिस डेली, तो मेरे हिसाब से ये डिसअग्री होना चाहिए, मगर अगर मैं अटेंटिव रिस्पोंडेंट नहीं हूं तो मैंने एग्री कर दिया, ठीक है, सो दिस रिस्पॉन्स इज ऑफ नो यूज। सो रिवर्स कोडिंग का मतलब हमें इसको एट पार करना है, इसकी जो कोडिंग होगी सेम कोडिंग इसकी होनी चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करेंगे रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल, एंड फाइनली विल इंट्रोड्यूस क्रॉस tabulation, इट्स अ बाइवेरिएट एनालिसिस, एंड विल डू रिलेटेड थिंग्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को कंटिन्यू करते हैं। ये थे हमारे यहाँ, हम एनालाइज डिस्क्रिप्टिव, इस पे थे हम, ट्रांसफॉर्म मैम जो ये आपके वाला डेटा है आप शेयर नहीं कर सकते? है डेटा, यस मैम। वेट वेट, यस, विल शेयर दिस डेटा, ओके रिकॉर्ड, सी, यस, मैं रिकॉर्डिंग की बात कर रही हूँ अभी, ठीक है, तो आप जाएंगे ट्रांसफॉर्म पे, ये स्टेप्स आप नोट करते रहिए, गो टू ट्रांसफॉर्म, राइट, रिकॉर्ड इनटू सेम वेरिएबल, दो चीजें हैं इसमें, रिकॉर्ड इनटू सेम वेरिएबल, रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल। अब इसका क्या मतलब है, जब हम क्लिक करेंगे रिकॉर्ड इनटू सेम वेरिएबल, सेम वेरिएबल का मतलब कि हम इसमें नया वेरिएबल चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको, ये मेरी रिवर्स कोडेड स्टेटमेंट थी जिसपे मैंने क्लिक किया है, अगर मैं इसको मतलब मैं ले गई कि मैं इसको रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, ठीक है, ये क्या करेगा, जो मेरा ओरिजिनल डेटा है, जहां पर भी मेरी ये ओरिजिनल स्टेटमेंट थी, ठीक है, कौन सा था, फॉर एग्जाम्पल ये था, ये मेरी ओरिजिनल स्टेटमेंट थी, रिकॉर्ड इनटू सेम वेरिएबल में वो यहीं पे ही साथ के साथ चेंज कर देगा, इसका मतलब इसका ओरिजिनल डेटा ये उड़ा देगा, ठीक है,
So we most of the time generally we must make use of recode into different variable, ताकि जो ये मेरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फॉर एग्जांपल, इसके रिस्पॉन्सेज एज इट इज रहे और जो नया वेरिएबल क्रिएट होगा वो यहाँ पे नया वेरिएबल क्रिएट होके आ जाएगा। मतलब इन केस हमें उस प्रीवियस वेरिएबल का डेटा लेना पड़ा तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि उसका डेटा तो हमने उड़ा दिया, अब उसका क्या करेंगे। ठीक है, तो आर यू गेटिंग इट कि why we will be going for the recode into different variable, why not recode into the same variable। ठीक है, तो से फॉर एग्जांपल इसमें तो ऑल्दो नहीं था कोई रिवर्स कोडिंग वाला क्वेश्चन, बट चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। आई कैन अप्रोच फॉर एग्जांपल, ये तो सीधी स्टेटमेंट थी, मगर चलो इसको लेके चलते हैं। इसका मैंने नाम लिया, मैंने एक स्टेटमेंट पिकअप कर दी, सी दिस प्रोसेस ट्रांसफॉर्म रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल एंड आई कैन अप्रोच। ये मैंने स्टेटमेंट दे दी, स्टेटमेंट का नंबर था OC2, इसका नेम दिया मैंने रिवर्स कोडेड OC2 OSC2 रिवर्स, कुछ भी नाम अपने हिसाब से जो आपको कन्वीनियंट लगता है। OSC2 चेंज, नाम चेंज हो गया, मतलब ये नाम हमने जो हमारा जो नया वेरिएबल क्रिएट होगा उसका नया नाम ये है, मतलब ये एज इट इज OSC2 विल रिमेन एज इट इज एंड न्यू वेरिएबल दैट विल बी क्रिएटेड वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर। ठीक है, न्यू वेरिएबल दैट विल बी क्रिएटेड इज R_OSC2। ठीक है, नाउ we'll have to see old and new values, mind these steps, कुछ चीजें हैं इसमें फॉलो करनी पड़ेंगी आपको। ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज, ठीक है। अब मैंने बोला कि मेरी ओल्ड वैल्यू थी 5, ठीक है, आर यू गेटिंग इट। जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ, मैं यहाँ पे बात कर रही थी जो मैंने बोला आई लाइक माई ऑर्गेनाइजेशन, आई लाइक माई कंपनी। ठीक है, स्ट्रांगली अग्री, अग्री, न्यूट्रल, डिसअग्री, स्ट्रांगली डिसअग्री, इसको मैंने कोड किया 1 2 3 4 5। ठीक, अब मैंने बोला आई डू नॉट लाइक गोइंग टू माई ऑर्गेनाइजेशन डेली, स्ट्रांगली अग्री, अग्री, न्यूट्रल, डिसअग्री, स्ट्रांगली डिसअग्री। अब ये सेम इसके हिसाब से वट एवर इज द रिस्पॉन्स, मैंने बोला स्ट्रांगली अग्री। ठीक है, अब इसका क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए फिर, स्ट्रांगली डिसएग्री। वेरी गुड, स्ट्रांगली डिसअग्री। ठीक है, चलिए हमने पूरा कोडिंग कर दिया स्पेसेस में जैसे भी किया, बट जस्ट अंडरस्टैंड दैट दिस डेटा, अगर हम इसको एज इट इज लेते हैं, दिस डेटा एनालिसिस विल बी ऑफ नो यूज टू अस बिकॉज दीज टू क्वेश्चंस इन इटसेल्फ आर कॉन्ट्राडिक्टरी। हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को भी इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज में डालना है। ठीक है, अगर मैं इसको रिफ्रेज करूं, आई लाइक गोइंग टू माई ऑर्गेनाइजेशन डेली, तो अगर मैं फिर से स्ट्रांगली अग्री, अग्री, न्यूट्रल, डिसअग्री, स्ट्रांगली डिसअग्री, तो अब क्या आना चाहिए, स्ट्रांगली अग्री। स्ट्रांगली अग्री, मतलब 1 2 3 4 5। देखो अब मैंने क्या किया, कोड जो 5 था, अब ये इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे जब हम कोडिंग वहां करेंगे। जो इसका 5 था, रिवर्स का 5 था, सीधे का 1 हो गया। जो रिवर्स का 4 था, सीधे का 2 हो गया। इसका न्यूट्रल सेम रहेगा, इसका अग्री, इसका डिसअग्री बन जाएगा, इसका स्ट्रांगली अग्री, इसका स्ट्रांगली डिसअग्री बन जाएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस दिस इज मैम। द वे, दिस इज द वे वी नीड टू रिकोड। अब मैं यहाँ पे करती हूँ, यहाँ पे भी मैं वही सेम चीज करती हूँ कि ओल्ड वैल्यू, ओल्ड वैल्यू, चले हम देखते हैं इसमें हमने ओल्ड वैल्यू क्या किया है। इसमें हमने ये किया है, इसको मैं सेव कर लेती हूँ कहीं। चलिए, एक है स्ट्रांगली डिसअग्री,
ठीक है, स्ट्रांगली डिसएग्री। अब फिर से जाते हैं उस पर, ट्रांसफॉर्म देखो टू डिफरेंट वेरिएबल, एनीथिंग, चलिए कोई भी स्टेटमेंट ले लेते हैं, इसमें जो भी होगा आपके हिसाब से, अभी तो हमारे पास ज्यादा कुछ है नहीं। चेंज, ठीक है, दोनों जगह नाम बदलेंगे। ओल्ड एंड न्यू वैल्यू, देखो ओल्ड वैल्यू हमारे पास क्या है, एक को हमने कोड किया था डिसएग्री, टू को कोड किया था, वन इज स्ट्रांगली डिसएग्री, टू इज डिसएग्री। अब हमने कुछ नहीं करना, ओल्ड वैल्यू हेयर आर 1 2 3 4 5, ठीक है, तो यहाँ पर ओल्ड वैल्यू इज 1। मैंने क्या बोला, अगर ओल्ड वैल्यू 1 है तो ये रिवर्स कोडिंग की बात कर रही हूँ मैं, अगर ये स्टेटमेंट रिवर्स कोडेड वाली है, अगर इसके लिए ये रिवर्स कोडेड ओरिजिनल स्टेटमेंट है और इसके लिए इसकी वैल्यू 1 है, तो न्यू वैल्यू क्या असाइन करनी चाहिए मुझे, 5 5। वेरी गुड, ऐड। अगर इसकी है 2, व्हाट न्यू वैल्यू, 4 4 4। इफ दिस इज 3, ओल्ड, न्यू, 3 इफ दिस इज 4 4, दिस इज 2 2 2। वेरी गुड, ठीक है, एंड इफ दिस इज 5 5, दिस इज गोइंग टू बी 1 1, ठीक है। ओके, हो गए, ऐड हो गए सारे, नहीं हुए ऐड, ऐड 1, ठीक है। कंटिन्यू स्टेप्स आप देखिए, मतलब लिख रहे हैं तो लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, एल्स वीडियो तो शेयर होती है, मगर प्लीज माइंडेड वीडियो का बैकअप इज ओनली फॉर 5 days। आई वाज आल्सो सर्चिंग बट वीडियो वाज नो मोर देयर। ठीक है, द कंटिन्यू एंड नो मोर चेंजेस, ओके, लाइक क्लिक ऑन ओके। ये देखिए आप, आपका आउटपुट विंडो सबसे पहले खुला होगा, यहाँ कुछ आउटपुट आएगा नहीं, मगर हमें पता चल गया कि यहाँ पे हमने कुछ किया है। किया क्या है, ये रहा ROSC, ये नया क्रिएट हो गया। ये है रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल। अगर मैं सेम वेरिएबल, अगर मैं इसमें OSC कहाँ है, ये OSC2, अगर मैं रिकॉर्ड इनटू सेम वेरिएबल करती तो यहीं पर ही चेंज हो जाता है डेटा हमारा पूरा, ये इस रो की एंट्री चेंज हो जाती है इंटायरली, और हमें मतलब पुराना डेटा मिलता ही नहीं। सो इट्स ऑलवेज प्रेफरेबल रिवर्स कोडेड को रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल, अनदर वेरिएबल में आप कन्वर्ट कीजिए। वेरिएबल व्यू में ये आ गया, न्यू वेरिएबल क्रिएट हो गया, राइट। वी विल गो टू द डेटा व्यू एंड विल सर्च वेयर, कहाँ मिलेगा हमें वो, टुवर्ड्स द एंड, ये है, ठीक है। अब आप एक चीज देखिएगा, सबके ये आ रहे हैं अग्री न्यूट्रल, इसमें क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे उसको कोडिंग करने के लिए तो बोल दिया, उसने पूरी एक्सेल शीट में अपने आप कोडिंग कर दिया, ये मतलब हमने कुछ नहीं किया है, अपने आप उसने चेंज कर दिया है। मगर यहाँ पे हमने डिफाइन भी करना है कि हमने किसको क्या किया है। अब ये देखिए, ये स्टेटमेंट है, ये अब हमें रिवर्स करनी पड़ेगी, एक्चुअली इसको हमें रिवर्स करना पड़ेगा। कंट्रोल V, क्या करेंगे हम इसको रिवर्स, स्ट्रांगली डिसअग्री को हम करेंगे 5, ठीक है। वी विल डू स्ट्रांगली डिसअग्री एज 5, ओके। सेम वेरिएबल नहीं ले रहा है, इसको हम कहीं लिख लेते हैं सो दैट वी डू नॉट गेट स्ट्रक। स्ट्रांगली अग्री, 1 इज स्ट्रांगली अग्री, 1 स्ट्रांगली अग्री हो जाएगा, 1 हो जाएगा स्ट्रांगली अग्री, देन 2 हो जाएगा अग्री, 3 क्या होगा न्यूट्रल, न्यूट्रल 4 डिसअग्री, 5 स्ट्रांगली डिसअग्री, ठीक है। तो लेट्स डू इट, 1 स्ट्रांगली अग्री, चलो ये हटाने पड़ेंगे, डिलीट करने पड़ेंगे एक्चुअली, ये एक एक करके सेलेक्ट करके रिमूव करना पड़ेगा, रिमूव, ठीक है। इसको हम ऐसे करते हैं, वैल्यू 1, लेबल स्ट्रांगली अग्री। अभी हम टाइप कर रहे हैं अगेन द सेम थिंग, हमने सेम पैटर्न में करना चाहिए वैसे टाइप,
कॉपी पेस्ट करना प्रेफरेबल होगा यहाँ। न्यूट्रल, ऐड, और क्या था, डिसअग्री। 5 इज स्ट्रांगली, डिसअग्री, ऐड। ओके, ठीक, ये देखिए अब आ गया ना, गॉट इट। इस तरीके से हम कोडिंग रिकोडिंग कर सकते हैं। ठीक, ओके, नाउ दिस इज द पैटर्न थ्रू विच वी कैन एक्चुअली डू कोडिंग एंड रिकोडिंग। एंड उसके बाद जो हम एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। अब एनालिसिस में हमने डिस्क्रिप्टिव, फ्रीक्वेंसी, ये एक्सप्लोर, ये हमने कर दिया था आई थिंक, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह। चलिए, the most important thing that we will be starting today is introduction to cross tabulation. And if I'll be recalling you what we discussed in I think day 1 और day 2, ये हमने किया था कि जब हाई वेरिएट एनालिसिस है, क्योंकि जनरली हम बोल देते हैं कि हमें टी टेस्ट लगाना है, काई स्क्वायर लगाना है, बट वी आर नॉट एक्चुअली क्लियर अपॉन व्हाई वी आर सेइंग सो। ठीक है, अभी आपके सामने एग्जांपल है, आपने दो तरह के डेटा सेट के बारे में मुझे बताया। एक में प्योरली मीट्रिक डेटा है, मीट्रिक purely you can say the non-metric data where there is only nominal or ordinal data. ठीक है, I hope you have understood these term. Nominal and ordinal data जहाँ होता है वो non-metric data होता है, उसको हम categorical variable भी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे एज हो गया, जेंडर हो गया, राइट, एज, जेंडर, टी शर्ट्स पे जो नंबर मेंशन होते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, दिस इज हैविंग नो स्पेसिफिक मीनिंग। हाउ मेनी टाइम यू एक्सेस सोशल मीडिया, हमने ऑप्शन दे दिया 4 times a day, 3 times a day, मतलब इसमें ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं है विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज स्मॉलर, राइट। सो व्हेन वी हैव नॉन मीट्रिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड नॉन मीट्रिक डिपेंडेंट वेरिएबल, we go for cross tabulation and chi-square test. This is a very interesting test, and here we can simply just based upon the demographics or based upon the categorical variable we can do the analysis part. ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं कि what do we actually understand by cross tabulation and then see कि होता क्या है cross tabulation. It is a useful analysis tool commonly used to compare the results for one or more variables with the result of another variable. Only the categorical variable इसमें कंपेयर होते हैं, नॉन मीट्रिक वर्सेस नॉन मीट्रिक। सिंपली अगर मैं एक मतलब रैंडम ऑब्जेक्टिव बनाऊं to see the impact association between, to check the association between a gender on, or check association between gender and occupation. ऑक्यूपेशन में मैंने पूछा टीचर, बिजनेसमैन, बस चलो इतने दो ऑप्शन पूछे मैंने। ठीक है, यहाँ मैंने पूछा मेल एंड फीमेल। ठीक है, सो व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज दिस, किस तरीके का डेटा है, ये दोनों किस तरीके के वेरिएबल है। एनीवन? नॉमिनल। नॉमिनल, ठीक है, नॉमिनल है क्योंकि मतलब नो, वी कैन नॉट एक्चुअली पुट ऑर्डरिंग मेल ग्रेटर देन फीमेल, फीमेल ग्रेटर देन मेल, देयर इज नो सेंस इन दिस स्टेटमेंट। Similarly, teacher greater than businessman or businessman greater than teacher, no comparison, right? So this is something here we can say that we will be going for the cross tabulation and chi-square test. chi-square test से ही मैं ये ऑब्जेक्टिव, मैंने जो ये हाइपोथेसिस डिफाइन किया है, उसी से मैं डिफाइन कर पाऊंगी कि क्या जेंडर का ऑक्यूपेशन पे कोई असर है। क्या ऐसा है कि मेल बिजनेसमैन ज्यादा बनते हैं और फीमेल टीचर ज्यादा बनती हैं,
और इज इट सो और इज इट नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ एसोसिएशन, कि कोई कुछ भी बन जाए, मतलब इट इज प्योरली बेस्ड अपॉन देयर इंटरेस्ट और प्योरली बेस्ड अपॉन देयर क्वालिफिकेशन और वट एवर, ठीक है। सो इट इज यूज्ड with a data on nominal scale where variables are named, labeled with no specific order. These are basically data tables that represent the results from a full group of survey respondent as well as subgroups. Okay, and they allow you to examine the relationship within the data that might not be obvious. Obviously, जब हम complex cross tab के बारे में देखेंगे, complex cross tab, तो आपको लगेगा कि मैंने तो सिंपल एज, जेंडर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, इसका डेटा लिया था, तो इससे मुझे बहुत ज्यादा क्या एनालिसिस करने को मिलेगा। बट यू विल सी दैट देयर इज सम इम्प्लीकेशन कि मेल belonging to particular age group, belonging to the joint family has more orientation towards uh, becoming a teacher. It can be having any kind of such implication, but ये simple straightforward data देख के आप analysis नहीं कर सकते. So it will be very helpful. And after that we will be going for chi-square test. chi-square test, चलिए आप लोगों ने पढ़ा है chi-square test statistics में? Yes, ma'am. So can you please give me a brief what you have done or understood? मैम काई स्क्वायर टेस्ट बेसिकली कंपैरिजन करने के लिए यूज होता है Okay. कि मतलब दो कैटेगरीज हैं, जैसे कि उनका कोई रिलेशन है एक दूसरे से या नहीं, जैसे कि हाइट और वेट अगर हमें चेक करना है कि एक दूसरे से रिलेटेड है तो वहाँ पे हम काई स्क्वायर टेस्ट यूज करते हैं, या फिर आई कलर और हेयर कलर, इनका कोई रिलेशन है Very ऐसे। good, very good. So can you relate with this hypothesis? उस तरीके से आप कोई भी एक रैंडम हाइपोथेसिस बता सकते हैं इसी के हिसाब से? मतलब मैम कैसे? हाइपोथेसिस, यू अंडरस्टैंड हाइपोथेसिस, यस assumption? मैम, जैसे मतलब आपने मैम बोला, हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस हम वो सेट करते हैं जो हम ट्रू लेके चलते हैं कि हम बोल सकते हैं कि हमारी नल हाइपोथेसिस है कि हेयर कलर और आई कलर एक दूसरे से एसोसिएटेड है, ओके, और अल्टरनेटिव लेके चल सकते हैं कि नहीं है। नो 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 नो, वॉइस मैम लाइक आप जैसे बोल रहे हो जेंडर और ऑक्यूपेशंस वाले, उसमें हाइपोथेसिस हमें बतानी है लाइक हाँ हाँ, ऐसी कोई मतलब अपनी तरफ से we can say that in the business field males are greater than the females and the teaching field females are greater than men, like the मे बी बट जो आपने teachers like हाँ 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 मे बी, बट वट एवर यू हैव सेड, सो दैट इज अ डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। आपने एक डायरेक्शन बताई है, राइट? तो जनरली जब हम बात करते हैं नल हाइपोथेसिस, जब हम बोलते हैं देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन, जब नल से शुरू करते हैं, नल मतलब कि हम एक न्यूट्रल, एज अ रिसर्चर वी आर ऑलवेज न्यूट्रल। तो मैं तो ये लेके चलूँ, जब मेरे पास कुछ स्टडी नहीं है, जैसे मैं रैंडमली मैंने मतलब बिल्कुल जीरो से स्टडी करना शुरू किया, मैंने बस पढ़ना है कि जेंडर ऑक्यूपेशन का कोई रिलेशनशिप है या एनी अदर टू वेरिएबल, तो सिंपली आई विल से दैट देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन जेंडर एंड ऑक्यूपेशन, दिस इज नल हाइपोथेसिस। वी आर नॉट गिविंग एनी टाइप ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन हमारे इंटरप्रिटेशन पे निकलेगी, हमारे रिजल्ट पे निकलेगी, ठीक है। बट व्हेन यू सेड कि मेल आर मोर इन बिजनेस एंड फीमेल्स आर मोर इन टीचिंग, ऐसा कुछ, तो यू आर गिविंग अ डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, बट ऑलवेज माइंड दिस, whenever you are giving a directional hypothesis there must be some supportive literature, आपके पास कुछ भी न्यूज पब्लिकेशन, सपोर्टिव पब्लिकेशन होनी चाहिए कि आपने ये इस तरीके की कुछ न्यूज पढ़ी है, सुनी है, कि आप बोल सके कि उसका कोई इम्पैक्ट उस पे है, क्या बोलते हैं, इसका कोई इम्पैक्ट होता है कि मेल बिजनेस की तरफ ज्यादा जाते हैं, फीमेल टीचिंग की तरफ ज्यादा जाते हैं। बट इफ यू आर नॉट हैविंग दिस क्लैरिटी, यू सिंपली नीड टू से दैट दिस देयर इज नो सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन these two, this teaching and between the gender and occupation, right? So while framing the hypothesis, you should be clear. Null देते हो, it means you do not have sufficient theory backing your statement. अगर आप डायरेक्शनल देते हो, आपको ऑलवेज थ्योरी कोट करनी पड़ेगी। लिटरेचर रिव्यू, रिव्यू ऑफ लिटरेचर is very important
in all these research related things, right? चलिए ठीक है, chi-square test rightly said to compare, तो कैटेगोरिकल वेरिएबल को एक्चुअली कंपेयर करने के लिए एनालिसिस किया जाता है कि मतलब वो दो कैटेगोरिकल वेरिएबल हैं, उनके बीच में कोई एसोसिएशन है कि नहीं है, एज यू सेड एज एंड आई कलर, हेयर कलर एंड आई कलर में कोई एसोसिएशन है, और एनी सच काइंड ऑफ थिंग which cannot actually be generalized, and this is having only nominal data. ठीक है, चलिए हम chi-square टेस्ट पे काम करना शुरू करते हैं। चलिए, ये तो थ्योरी है, थ्योरी आप लोगों के साथ में स्लाइड शेयर करूंगी, वो आप पढ़ते रहना। ओके, दिस इज वेरिएबल व्यू। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, विल गो टू एनालाइज। अब टू स्टार्ट विद द क्रॉस टैबुलेशन, अगेन देयर आर सर्टेन अजम्पशंस, कुछ अजम्पशंस हैं क्रॉस टैब की और chi-square की, ठीक है। तो बेसिकली हम ये सब चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मेक क्रॉस टैबुलेशन एंड कॉम्प्लेक्स क्रॉस टैबुलेशन। नंबर 1, हाउ टू फाइंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई क्रॉस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि chi-square टेस्ट जो बोलता है कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर एवरी सेल मस्ट बी ग्रेटर देन 5, ये एक assumption है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अभी हम देखेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। तो ये chi-square टेस्ट बोलता है कि अगर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर एवरी सेल इज ग्रेटर देन 5, देन ओनली अप्लाई chi-square टेस्ट, तभी आप chi-square टेस्ट के रिजल्ट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर EF is greater than 5, apply chi-square test. If EF is less than 5, apply Fisher's test, ठीक है। We'll do all these things, and finally we'll do the analysis by row percentage and column percentage, and we'll make a clustered bar chart. And again, this is a template hypothesis for this study when we go for the chi-square test. जैसा आपने बोला था अभी, ये सर्वे हमने इसका एक्सेल में देखा है, एक्सेल का सर्वे हमारे पास ओपन है। मैं सिंपल बोलूं, देयर इज, कहाँ गया, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन, ये देखिए मैं आपके इसमें बना रही हूँ, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड, एनी वन क्वेश्चन आई कैन पिक, जेंडर एंड, इफ यू हैव वोटेड, कोई भी क्वेश्चन, number of voting, gender and frequency of voting, number of voting, gender and frequency of voting, जो भी आप बोलना चाहो, कि क्या ऐसा है कि मेल ज्यादा वोट करते हैं, फीमेल कम वोट करते हैं, राइट। so this is going to be the template for the chi-square test, that there is no significant difference between gender and frequency of voting or gender and occupation simply, ठीक। और दिस इज समथिंग, ठीक है, ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ऑल्दो हमें SPSS में मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, SPSS इज गोइंग टू गिव दिस रिजल्ट ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे करेंगे हम, रो टोटल इनटू कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। स्क्रीनशॉट मैंने सेव किए हैं, तो आपके PPT के साथ ही शेयर हो जाएंगे। विल स्टार्ट विद दिस एनालाइज। अब हम क्रॉस टैब करना शुरू कर दिया हमने, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, क्रॉस टैब्स, ठीक है। अब वो मैं सिंपली द सेम क्वेश्चन, आई वांट टू चेक वेदर जेंडर एंड ऑक्यूपेशन आर हैविंग एनी काइंड ऑफ एसोसिएशन, whatever occupation I have given in this Excel, in this SPSS sheet, ठीक है। नाउ ये मैंने क्या किया, इसको मैंने रो में डाला, कॉलम में डाला, किसी को भी किसी में डाल सकते हैं, जेंडर को डाला रो में, ऑक्यूपेशन को डाला कॉलम में, ठीक है। वी कैन पुट एनीथिंग एनीवेयर, मतलब एनीवेज हम रिलेशनशिप इनकी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं कुछ नहीं करती हूँ, अभी मैं सिंपल आपको पहले क्रॉस टैब के बारे में समझा रही हूँ, chi-square पे भी जाएंगे, ठीक है। ये देखना चाहती हूँ मैं कि क्या कोई एसोसिएशन है किसी तरीके का न्यूमेरिकली, अभी हम chi-square पे नहीं जा रहे हैं। जेंडर एंड ऑक्यूपेशन, ये हमें क्लस्टर्ड बार चार्ट भी चाहिए, तो यू नीड टू सिंपली क्लिक ऑन क्लस्टर्ड बार चार्ट, ओके।
कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, सिंपली क्लिक ओके। It will take some time. It's taking too much time. रनिंग क्रॉस, ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है ना, कई बार लगे थे इट्स रनिंग क्रॉस टैब्स। अभी सिस्टम चल रहा है। ये आपके कंप्यूटर की स्पीड पे भी डिपेंड करता है कि कितना फास्ट कितना स्लो आपका ये स्पेसेस रन करता है। चलिए आ गया, रिजल्ट आ गया। So it might take some time depending upon the speed of your system. चलिए, ये आपका छोटा सा इसने मतलब सिंपल एनालिसिस करके दे दिया। इसने क्या बताया, वैलिड परसेंटेज n इज 96, हमारे पास 96 रिस्पॉन्डेंट है, 100% दे तो हमारा आपका ये नॉर्मल डेटा है कि मतलब मिसिंग कुछ भी नहीं है। तो टोटल हमारे पास 96 रिस्पॉन्डेंट है, इट इज हैविंग 100% फील्ड रिजल्ट्स, कोई भी डेटा मिसिंग नहीं है। अब सिंपल इसने क्या किया, जेंडर वर्सेस ऑक्यूपेशन क्रॉस टैब। अब जो हम वर्बली बात कर रहे थे कि क्या ऐसा है क्या वैसा है, तो सिंपल इसने फिगर्स के फॉर्म में हमें दे दिया है। फीमेल्स इन टीचिंग जॉब 52, मेल्स इन टीचिंग जॉब 27, females in non-teaching 10, males in non-teaching 7, and accordingly total teaching में 79 लोग हैं, नॉन टीचिंग में 17 लोग हैं, जिनमें 62 फीमेल्स हैं, 34 मेल्स हैं, एंड इट इज जस्ट गिविंग सिंपल बार चार्ट कि आप इसके थ्रू भी आप पता लगा सकते हैं कि टीचिंग में फीमेल्स का परसेंटेज ज्यादा है एंड नॉन टीचिंग में भी फीमेल्स का ही परसेंटेज ज्यादा है। बट अगेन क्या सिर्फ हम इतना ही देख के हेंस वी कैन कंक्लूड दैट फीमेल्स आर हैविंग मोर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स बोथ टीचिंग एज वेल एज नॉन टीचिंग, क्या इतना देख के हम पता लगा सकते हैं कि दोनों में ही फीमेल्स का परसेंटेज ज्यादा है? तो क्या है, क्या इम्पैक्ट है? नो मैम, बिकॉज इसमें जैसे बोल रहा है ना कि फीमेल्स में टीचिंग का रेशियो ज्यादा है एंड मेल्स में भी टीचिंग का रेशियो ज्यादा है, बट जितनी हमारी फीमेल्स की टोटल क्वांटिटी है वो तो 100% लेके चलेगा, यस यस और यस मेल में भी टोटल क्वांटिटी वो 100% लेके चलेगा। यस एग्जैक्टली। तो हम क्या करेंगे, इसमें निकालेंगे परसेंटेज, ऑलवेज ट्राई टू एनालाइज यूजिंग परसेंटेज, ठीक है? तो फीमेल इसका आ जाएगा देखो, ये देखो टीचिंग में, ठीक है, नाउ इन यूजिंग दिस परसेंट, ये मैंने परसेंटेज निकाल दिया। आई होप यू पीपल आर क्लियर अपॉन मैंने क्या किया है। मैंने क्या किया है, फीमेल अगर मैं निकालू कि फीमेल का टीचिंग में कितना परसेंटेज है, तो सिंपली फीमेल डिवाइडेड बाय टोटल एंड इनटू 100, and similarly male divided by total into 100. Similarly for this I did the same thing, female divided by total in non-teaching and into 100. अब ये परसेंटेज है, परसेंटेज फिगर्स डू नॉट जनरली लाई, राइट? 66%, अब परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज के टर्म्स में इट्स क्वाइट गुड इनफ, राइट? So 66% female are in teaching position, 34% male are in
टीचिंग पोजीशन, बट हम नॉन टीचिंग की बात करें, यस वी कैन फाइनली कंक्लूड दैट फीमेल आर हैविंग मोर परसेंटेज बोथ इन टीचिंग एज वेल एज नॉन टीचिंग इन कंपैरिजन टू मेल काउंटर पार्ट्स। इस तरीके से हम एक एनालिसिस हम सिंपल कर सकते हैं। एक तो ये सिंपल पार्ट हुआ। अब हम क्या करेंगे, अगर हम थोड़ा सा और देखें, इसमें एक चीज और बता देती हूँ आपको एसपीएसएस में। ये जस्ट लुक एट दिस, रिकॉल रिसेंटली यूज्ड डायलॉग्स। आपको बार बार वो प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है कि एनालाइज पे गए, यहाँ क्लिक किया। अभी आपने जो भी रिसेंटली यूज किया होगा, रिकॉल रिसेंटली यूज डायलॉग, विल क्लिक ऑन दिस। अभी हमने रिसेंटली यूज किया है, देखो क्रॉस टैब रिकॉर्ड वाला, हमने फ्रीक्वेंसी रिलायबिलिटी ये सब चीजें कर रखी है, तो क्रॉस टैब रिसेंटली यूज किया है। अब नाउ विल सी। अब मैं चाहती हूँ कि जेंडर और ऑक्यूपेशन, तो हमें पता चल गया कि जेंडर, टीचिंग, नॉन टीचिंग, मेल फीमेल का क्या परसेंटेज है। यूजिंग दिस आउटपुट शीट वी गॉट टू नो। अब फर्दर मैं और डेप्थ में जाना चाहती हूँ कि इनमें मेरिट कितने लोग हैं और अनमेरिट कितने लोग हैं, ऐसा कुछ क्लासिफिकेशन आ जाए। सो टू रो कॉलम, नेक्स्ट आई विल स्टार्ट एडिंग लेयर्स। मैरिटल स्टेटस को मैंने लेयर 1 में डाल दिया, ठीक है। अब चलो इसी को देखते हैं पहले। चलो अब ये देखिए, दिस इज अगेन एन इंटरेस्टिंग टेबल। among the teaching among the teaching fraternity, the unmarried or single female are 12. Among the teaching fraternity, married male are 20. Same among the teaching fraternity, gender, ये तो मैरिड अनमैरिड हो गया, ठीक है। नॉन टीचिंग में अनमैरिड फीमेल 6 है, नॉन टीचिंग में मैरिड फीमेल्स, मैरिड मेल फीमेल्स की बात करूं तो 4 है, राइट। सो दिस इज गोइंग टू गिव अस द इन डेप्थ एनालिसिस कि हम जेंडर वाइज, मैरिटल स्टेटस वाइज भी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को क्लासिफाई कर सकते हैं। ये हमारा जनरली हम जैसे सेंसस देखते हैं, ठीक है, सेंसस में कितना इन डेप्थ होता है कि इतने परसेंटेज लोग हाउसवाइफ थे, उनका क्या ऑक्यूपेशन था, और देयर किड्स वेदर दे आर ग्रोन अप, दे आर इनटू स्कूल्स। तो वो तो मतलब वर्षों से चली आ रही सेंसस है, मगर आज की डेट में अगर हम वो डेटा हमें मिलता है तो वी कैन इजिली एक्चुअली क्वांटिफाई ऑल दोज इन दीज टर्म्स, एंड दिस कैन बी वेरी फ्रूटफुल रिजल्ट फॉर दी पॉलिसी मेकर्स, ठीक है। अभी हम इसको और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बोला कि अब मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का भी एक फिल्टर लगाना चाहती हूँ, कि मैं देखना चाहती हूँ कि अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, जेंडर वाइज क्या, मतलब क्या उसका फ्रेमवर्क है। विल क्लिक ऑन नेक्स्ट, ध्यान दीजिए आई एम क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट। पहले जेंडर, कॉलम में ऑक्यूपेशन, और कहीं भी कुछ भी एंटर कर सकते हैं आप। थर्ड, एक हमने क्लासिफिकेशन मैरिटल स्टेटस का निकाला था, अब मैं चाहती हूँ कि इसमें फर्दर क्लासिफिकेशन आ जाए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। आई क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड देन सेलेक्ट दिस, मतलब एक लेयर ये रही, सेकंड लेयर, एंड आई थिंक ऐसा करते करते हम 7-8 लेयर तक ऐड कर सकते हैं। चलो करते हैं, करके देखते हैं कितने कर सकते हैं। एज हो गई, अभी हमारे पास बहुत सारे वैसे क्वेश्चन है भी नहीं इसमें, चलिए हमारे पास नहीं है सारे क्वेश्चन, हमने ले लिया था। एज रह गया, एज का, चलो एज का भी फिल्टर हम लगा लेते हैं। आई थिंक ऐसा करते करते नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहेंगे। आई थिंक देयर आर 7 अप टू 7 और 8 लेयर्स वी कैन एक्चुअली ऐड, 4 लेयर्स, 5 लेयर्स, अगर आप डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ क्वेश्चंस you have in your survey. Okay. Okay, let's see the start and try to interpret this. Now, can any one of you interpret this start? मैम इसमें एज ऑफ रिस्पोंडेंट जो है वो 20 to 30 एज के लिए गए हैं, जो कि पोस्ट ग्रेजुएटेड है उनकी मतलब क्वालिफिकेशन। फिर उसमें मैरिटल स्टेटस देखा गया, जो सिंगल या अनमैरिड है उसमें भी फिर जेंडर है, फिर जेंडर में मेल और फीमेल, और उसमें क्लासिफाई किया गया है टीचिंग या नॉन टीचिंग। आप मतलब यूज कर सकते हैं कि एनी सच पर्सन विच इज बिटवीन दिस एज ग्रुप, 20 से 30 साल का, पोस्ट ग्रेजुएट, अनमैरिड या फीमेल, अनमैरिड या सिंगल फीमेल पर्सन हु इज इन टीचिंग, वो 7 है। सिमिलरली 20 से 30 साल के ऐसे लोग जो जिन्होंने एमफिल कर रखी है,
अनमैरिड है और मेल है, तो उनका टीचिंग में ऐसे लोग 4 हैं, नॉन टीचिंग में ऐसे लोग 2 हैं, राइट। तो दिस इज अ काइंड ऑफ क्वांटिफिकेशन वी कैन एक्चुअली डू। इसने पूरा एज ग्रुप के हिसाब से क्लासिफिकेशन कर दिया। ऐसे लोग जिन्होंने जो 61 एंड अबव एज ग्रुप के हैं, जिन्होंने पीएचडी की है, मैरिड है, कहाँ गया, मैरिड है एंड मेल, टीचिंग में 2 है एंड नॉन टीचिंग में भी 2 है, राइट। तो दिस कैन बी, इसमें फीमेल नहीं है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि इसमें फीमेल का परसेंटेज हो ही ना, परसेंटेज, ठीक है। So this is the kind of output which this crosstab will help us to get. ये देखिए इसने सबका अच्छा सा बार चार्ट बना के दे दिया, मैरिटल स्टेटस, मैरिड, हारिस हाइस। अब इसमें टीचिंग में मेल कितने हैं, मेल का परसेंटेज ये है, मेल, दिस इज मेल इन टीचिंग, मेल इन नॉन टीचिंग। ऐसे ही ऑक्यूपेशन वाइज, फीमेल मैरिड फीमेल इन टीचिंग एंड मैरिड मेल इन टीचिंग एंड नॉन टीचिंग। इसका मतलब क्या है? अच्छा, इससे देखिए एक और इंटरेस्टिंग, एनी सच फीमेल हु इज मैरिड इज नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ नॉन टीचिंग जॉब। यहाँ पे बार नहीं है ना उसका, तो मतलब मैरिड, वी कैन सिंपली इम्प्लाई दैट मैरिड फीमेल डू नॉट प्रेफर नॉन टीचिंग जॉब्स विद एम्पल क्वालिफिकेशन। और भी और सब क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। तो यू कैन कीप ऑन डूइंग सब टाइप ऑफ एनालिसिस, ऐसे 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 जितने भी आपके पास वो एक्सप्लेन करने के लिए। चलिए रीसेट करते हैं इसको भी हम डाटा क्लियर कर देते हैं। वी कैन एक्चुअली क्लिक ऑन ये आउटपुट। आपके पास यहाँ पे बहुत सारे टैब्स हैं, आप यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं आउटपुट, विल क्लिक ऑन दिस, ये प्लस करेंगे तो उससे रिलेटेड आ जाएगा जो हमने सबसे पहले किया था। तो दूसरा प्लस दूसरे नंबर पे जो एनालिसिस किया है, तीसरा प्लस तीसरे नंबर वाला एनालिसिस। और अगर हमें नहीं चाहिए, विल सिंपली पुट माइनस, माइनस पे क्लिक कर देंगे हम, कि हमें अभी कुछ नहीं चाहिए, अभी हमें और एनालिसिस करने हैं इस पेज में, तो वी डू नॉट वांट टू गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द chi स्क्वायर टेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो chi स्क्वायर के लिए वी नीड टू अगेन गो टू द सेम टैब, ठीक है, एनालिसिस। अब हम chi स्क्वायर पे आते हैं, एनालिसिस, एनालाइज में जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव में जाएंगे, एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव, क्रॉस टैब, राइट। सो व्हाट इज द फर्स्ट thing we need to check? We need to find the expected frequency for every cell. जब भी अब हम स्टेप्स लिखते जाएंगे, स्टेप्स, steps for chi square. नंबर 1, क्रॉस टैब तो एक रैंडम चेक है, क्रॉस टैबुलेशन, ठीक। नंबर 2, अब हम क्या करेंगे, वी विल चेक फॉर द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, चेक फॉर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मैंने बोला इफ EF, ये देखिए, इफ EF इज ग्रेटर देन 5 यूज chi स्क्वायर टेस्ट, EF लेस देन 5, इफ, यहाँ पे एक कंडीशन है, इफ EF greater than 5 use chi square test results, if EF is less than 5 use Fisher's test results, ठीक है। अभी हम यहीं तक करते हैं, चलिए कैसे करेंगे। अभी हम सेम क्वेश्चन रखते हैं, जेंडर का ऑक्यूपेशन पे कोई इम्पैक्ट है, नाउ विल सी, क्लिक ऑन सेल्स एंड विल क्लिक ऑन एक्सपेक्टेड, ठीक है। कुछ नहीं किया, रो कॉलम में एंटर किया, सेल्स पे क्लिक किया, एक्सपेक्टेड पे क्लिक किया एंड विल नाउ चेक कंटिन्यू,
कि हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी है, अब हम चेक करते हैं। ओके चलिए, ओके अब ये देखिए, इसने केस प्रोसेसिंग समरी हर बार दे गए कि आपके पास जितने भी रिजल्ट्स हैं वो वैलिड होने चाहिए, तभी वो केस आगे बढ़ेगा। वैसे तो ये ऑटोमेटिकली हर बार रिजल्ट आएगा कि हमारे पास 96 रिस्पॉन्स है, 100% ओके हैं, सब फील्ड है, तो अगेन टोटल इज 100%। जेंडर, ऑक्यूपेशन, ये सेम टेबल है, काउंट इसने दे रखा है 52, 10, 62, ये सेम टेबल है जो हमने यहाँ कॉपी पेस्ट करा था। दिस इज द सेम टेबल, right? But what is the new thing? Here the new thing is expected count. Now expected count for this is 51.0, 11.0, total है 62.0। अब यहाँ पे हम बात करें, इसका expected count है 28, expected count है 6। इसका क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ, this one, EF is greater than 5, we will check for cross chi-square test। समझ रहे हैं आप लोग? कहाँ गया आउटपुट, जस्ट चेक इन द आउटपुट, एक्सपेक्टेड काउंट इज 51, 11, 6 and this is 28, all are greater than 5, it means the results we will be making use of is the chi-square test only। अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 इज चेक फॉर EF हमारा आ गया greater than 5, we will go for the CST result, chi-square test results। आप फिर से सेम थिंग क्रॉस टैब पे जाएंगे। आप सी, अभी तो हम स्टेप समझ रहे हैं, बट एज सुन एज यू विल गेट टू नो, आप ये शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। अभी हमने सेल्स पे क्लिक किया था, ठीक है, अब हम वी कैन सी दिस रिजल्ट एग्जैक्टली इन दी, या हमने क्या किया, सेम क्रॉस टैब, जेंडर, ऑक्यूपेशन, वी वेंट टू क्रॉस स्टैटिस्टिक्स, क्लिक ऑन chi square टेस्ट, ठीक है, कंटिन्यू, ओके। अब वहां पे तो हमने मैनुअली, ये फिर से वही टेबल दे दी उसने, मैनुअली हमने चेक किया था ये, बट अगर ये बहुत बड़ी टेबल हुई, व्हाट इफ दिस इज अ वेरी बिग टेबल, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, ऑक्यूपेशन के भी, बिजनेसमैन भी आ गया, बहुत सारी चीजें आ गई, यहाँ पर भी अगर हमने फॉर एग्जाम्पल एज लिया, एज के भी बहुत सारे ऑप्शन आ गए, कई बार इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो अंडर द SPSS इट हैज गिवन द बाय डिफॉल्ट मैकेनिज्म कि जब भी हम chi square टेस्ट पे चेक करेंगे, हमने यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में chi square पे क्लिक किया था, यू रिमेम्बर? तो जब भी हम इस पे क्लिक करेंगे तो जो भी ये आउटपुट देगा, आउटपुट मस्ट मेंशन दैट वेदर द आउटपुट इज हैविंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 5 और लेस देन 5। अगर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 5, it means we will be looking at the results of the chi square test, and if it is less than 5, we will be looking for the results of Fisher's exact test। अब इसको कॉपी करते हैं, अब अभी हमारे काम की ये टेबल है, चलिए थोड़ा सा मैंने इनके फिगर्स बड़ी कर दिए, चलिए नाउ यू टेल मी व्हाट इज नेक्स्ट, क्या करूँ अब मैं, वेरी EF is EF is expected frequency is greater than 5, as we can see लिखा ना, 0 cells 0.0% have expected count less than 5। मतलब इस टेबल में ऑटोमेटिकली इसने हमें लिख के दे रखा है कि हमारे पास 0 ऐसे सेल हैं जिसमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 5 से कम है, मतलब है ही नहीं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 5 से कम किसी की, एंड मिनिमम एक्सपेक्टेड काउंट इज 6.02। ये ऑटोमेटिक रिजल्ट है, ये हमने लिखा नहीं है, फिर भी एक बार हम चेक कर लेते हैं 6.02 क्या है। दिस इज समथिंग दे हैव टेकन, ये इसको 6.02 को उसने मतलब, और इसको एक्सपेंड करेंगे तो समवेयर इट विल गिव यू 6.02 फिगर, मतलब उसने ये बोला है कि मिनिमम हमारे पास 6.02 है, मगर 5 से कम कुछ भी नहीं है। तो व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू चेक, वी आर गोइंग टू चेक द रिजल्ट ऑफ पियर्सन chi square टेस्ट।
ठीक है, व्हाई नॉट दिस वन? बिकॉज मैम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 5 से ज्यादा है, इसलिए तो फिशर्स हम ठीक है, लेंगे ही नहीं। नाउ व्हाट वी विल बी डूइंग, we will be saying that the value is the chi-square, the Pearson chi-square test value is 0.300 and this significance level, ये भी नहीं दिख रहा है, significance level, हाँ, significance, the significance level of significance is 0.584. Now what is going to be the conclusion if this, look at this PPT. ये सारे वही स्टेप्स मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं, ये देखिए एक बार, ये थोड़ा सा आपको राइटिंग में आपको हेल्प करेंगे। ये सेम टेबल मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है। हमने बोला वी आर गोइंग टू चेक फॉर द पियर्सन काई स्क्वायर 300, दिस इज द वैल्यू, ये ऐसा हो रखे हैं ये, एंड इसकी सिग्निफिकेंस वैल्यू इज दिस। नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी द कंक्लूजन, ठीक है। इफ p वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.05, यहाँ पे हम देखेंगे दिस इज सिग्निफिकेंस वैल्यू को हम p वैल्यू बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। स्टैटिस्टिक्स में जहां हम सिग्निफिकेंस वैल्यू लिखते हैं उसका मतलब होता है p वैल्यू। इसकी एक कंडीशन होती है बाय डिफॉल्ट ऑलमोस्ट इन ईच एंड एवरी यू कैन से स्टैटिस्टिक्स टूल, दिस इज समथिंग व्हिच वी विल फॉलो, व्हिच वी फॉलो, that if p value is greater than 0.05, there is no association between two variables and hence no further analysis is needed related to the chi-square test. क्योंकि यहाँ पे p value is this greater than, p value is greater than 0.05, यहीं पे हमारा कंक्लूजन आएगा there is no significant association between the occupation and gender. इसको लिखना कैसे है, chi-square test statistics of 0.300, ये वैल्यू है पियर्सन chi-square टेस्ट का वैल्यू जो हमने ऐसे लिखी है वो इसको ऐसे लिखते हैं बेसिकली। रिसर्च पेपर की बात करें तो chi-square टेस्ट स्टैटिस्टिक्स ऑफ, हाँ जी मैम हमने यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या लिया है, जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी तो सेट करते हैं ना पहले। जनरली इट टेक्स, अगर स्पेसिस में बात करें ये 95% सिग्निफिकेंस लेवल ही कैच करेगा, यहाँ पे आपके पास वो रीसेट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ओके ठीक है, क्योंकि इसमें तभी आप ये देखिए अगर 95% का सिग्निफिकेंस लेवल लेता है तो ऑटोमेटिकली इट विल गिव यू दिस। हम बाय डिफॉल्ट कोई सेट नहीं कर सकते, मतलब ये वही लेगा 95, हम खुद से नहीं सेट कर सकते सिग्निफिकेंस वी लेवल। हैव टू एक्सप्लोर, आई डाउट, मैंने कभी एक्सप्लोर किया नहीं बट आई डाउट कि उसमें कर सकते होंगे। ठीक है, 95% सिग्निफिकेंस लेवल ही जनरली इसमें यूज किया जाता है। अगर एक चीज और है, अगर आप मतलब इसका कंक्लूजन, अगर आपने बोला चलो 95% अगर आप कितना लेना चाह रहे हो, कितना परसेंट सिग्निफिकेंस लेवल लेना चाहते मैम जैसे कि 90 भी ले सकते हैं, 95 भी, 98 भी, 90 ले 90। सकते हैं, 90%, तो आप मतलब सी ये जो इंटरप्रिटेशन है ये 95% सिग्निफिकेंस लेवल के हिसाब से है। ठीक है, अगर आपको फर्दर इसको इंटरप्रेट करना है, क्लैरिफाई करना है, तो आप इस सिंपल ऐसे लिखिए chi-square test statistics of 300, ये सेम indicate that there is no significant association between occupation and gender, ये लिख दिया। but however this result is at 95% significance level, it may vary at 90% significance level। और इसमें मैंने अभी तक तो मतलब जहाँ तक मैंने मतलब इसको समझा है इस केसेस को, आई हैव नॉट फाउंड एनी सच ऑप्शन कि हम इसको सिग्निफिकेंस लेवल को चेंज कर पाए। ठीक है, तो इफ यू कैन एक्सप्लोर मोर आई विल आल्सो एक्सप्लोर, अगर कोई ऑप्शन आता है तो आई विल लेट यू नो। ओके, क्लियर? यस मैम। जी काम है वो, अच्छा ठीक है। तो दिस इज समथिंग हाउ टू राइट एंड इंटरप्रेट, दिस इज द वे वी नीड टू इंटरप्रेट द रिजल्ट्स ऑफ chi-square टेस्ट। ठीक है, तो ये तो हो गई एक चीज, और एक चीज और है, अगर मैं यहीं पर इसी पे मैं बात करूं, चलिए अभी तो हमारा मतलब कुछ आगे यूज आगे काम करने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि इसने इनसिग्निफिकेंट हो गया ये,
कि देर इज नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, देर इज नो सिग्निफिकेंट एसोसिएशन ही नलीफाई हो गया। ठीक है, अगर ये बोला हमने जब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 5, अगर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमारी आती है लेस देन 5, तब हम क्या यूज करते हैं, तब हम यूज करते हैं ये फिशर्स एग्जैक्ट टेस्ट। इसकी वैल्यूज यहाँ दे रखे हैं इसमें, दिस इज द वैल्यू एंड दिस इज द सिग्निफिकेंस लेवल। अगेन इसका सेम इंटरप्रिटेशन इसका सेम रहेगा। हमने पहले एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी देखनी है, ज्यादा है 5 से, तो पियर्सन की वैल्यूज देखिए, वरना फिशर्स एग्जैक्ट टेस्ट की वैल्यूज देखिए। अब इंटरप्रिटेशन विल रिमेन सेम। कैन एनी वन ऑफ यू टेल द इंटरप्रिटेशन? आई एम सेइंग इंटरप्रिटेशन विल रिमेन सेम। अब मैम रिजल्ट तो सेम रहेगा क्योंकि वो रिजल्ट सेम ही रहेगा, क्योंकि हाँ वो मतलब बहुत रेयर होता है कि यहाँ कुछ रिजल्ट आ गए, यहाँ नो एसोसिएशन आ गए, यहाँ एसोसिएशन आ गई। इट इज अ वेरी रेयर केस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी इट इज ग्रेटर देन 0.05, सो दिस विल रिमेन सेम। यहाँ पे 588 हम लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये चीज सेम, देयर इज नो सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन ऑक्यूपेशन एंड जेंडर। ठीक है, एक चीज और है, ये आप ये ध्यान देना, ये 2x2 की टेबल पे हम अभी काम कर रहे हैं। 2x2 की टेबल का क्या मतलब है? 2x2 की क्या टेबल का क्या मतलब है? 2x2 की टेबल का ये मतलब हमने है, जेंडर और ऑक्यूपेशन लिया हाँ है बस। नहीं एक चीज और, हाँ दो जेंडर जेंडर ऑक्यूपेशन। क्वांटिटी है हाँ और दूसरी ऑक्यूपेशंस क्वांटिटी है। क्या चीज? मेल एंड फीमेल्स एंड हाँ ऑक्यूपेशंस में हाँ वेरी टीचिंग गुड, एंड नॉन टीचिंग, तो यस वो यस। टू हाँ, पॉइंट टू। अगर यहाँ पे होता कि यहाँ पे 3 ऑप्शन होते हैं, नॉन टीचिंग, टीचिंग, बिजनेसमैन, तो ये बन जाती है 2x3 की टेबल, राइट? तो वन मोर थिंग वी नीड टू गो अहेड, जस्ट वेट। ओके, अगर मैं बोलूं कि अगर ये हमारा रिजल्ट आता सिग्निफिकेंट, चलिए आगे मैं बताती हूँ आपको। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारे केस में तो कुछ सिग्निफिकेंस नहीं आया है, तो हमने यहीं पे छोड़ दिया। अगर मैंने बोला कि ये सब चीजें आ गई, ये सिग्निफिक EF ग्रेटर देन 5 आ गया, पियर्सन का स्क्वायर रिजल्ट ने बोला दे दिस वैल्यू अगेन केम आउट टू बी, ये आ गया लेस देन 0.05। अब अगेन एक हाइपोथेटिकल केस की हम बात कर रहे हैं कि अगर बोला कि का स्क्वायर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इंडिकेट्स दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंट एसोसिएशन, चलिए आ गया बाय चांस। ठीक है, तो उस केस में हम मतलब का स्क्वायर जस्ट सिंपली टेल कि वेदर देयर इज एसोसिएशन और नॉट, यस और नो के फॉर्म में। अभी नो हो गया, बट अगर यस आता है तो what is the you can say magnitude or what is the strength of the association? मतलब occupation, मतलब जब मैं मेल फीमेल की बात करूं कि occupation कौन से जेंडर के लोग पे ज्यादा इम्पैक्ट है, और ऐसा कुछ मैं वेटेज चेक करना चाहती हूँ, तो फॉर दैट वी नीड टू फर्दर गो फॉर अ फ्यू टेस्ट। ये वही ना का स्क्वायर टेस्ट, इट विल ओनली टेल वेदर देयर इज एनी एसोसिएशन और नॉट। ये वही चीजें मैंने लिखी है, देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल, नो फर्दर एनालिसिस। अगर इतना आता है देयर इज एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल, फॉर एग्जांपल आता है, तो मैंने देखना है कि जेंडर वर्सेस ऑक्यूपेशन के बीच में एक्चुअली क्या एसोसिएशन। स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हमारे पास बेसिकली 3 कैटेगरी के टेस्ट हैं, पाई, क्रैमर्स बी एंड सोमर्स बी। ठीक है, इफ बोथ डेटा इज नॉमिनल, दोनों नॉमिनल डेटा है, मैंने बोला जेंडर, मैंने बोला ऑक्यूपेशन, ये नॉमिनल डेटा है। ठीक है, ऑर्डिनल डेटा कैसा हो सकता है बताओ? मैम जिसमें कोई ऑर्डर हो। ऑर्डर हो, रैंक और रेटिंग। ऑर्डर है, स्टार रेटिंग, 3 स्टार रेटिंग, 4 स्टार रेटिंग, रैंकिंग 1 2 3 4, ऐसा कुछ। ठीक है, अगर तो हमारे पास दोनों डेटा नॉमिनल है, we will either use phi result if it is a 2x2 table, or we will use Cramer's V table V result if it is other than 2x2, मतलब 2x3 भी है या 3x2 भी है और 4x4 है, but provided the data is nominal, so we will use the result of Cramer's V, else we will use the results of Somers V। अभी हम ये देखते हैं कि कैसे करते हैं।
अगेन विल गो टू द सेम। अब हम थोड़ा सा हाइपोथेटिकली काम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास रिजल्ट तो आ चुका है कि देयर इज नो एसोसिएशन, बट अगेन लेट्स चेक। ये रहा 5, ये सेम हम उस पे जाएंगे, कुछ नहीं करना हमने। वी अगेन रिकॉल डायलॉग, क्रॉस टैब, सेम सेटिंग है, स्टैटिस्टिक्स का स्क्वायर पे टिक रहने देंगे। फाई एंड क्रैमर्स वी, व्हाई वी आर यूजिंग दिस? मैम बिकॉज हमारा नॉमिनल डेटा है ना, नॉमिनल और डेटा। अगर हम 2/3 से ज्यादा तो पहले तो मैम हमें वो चेंज करना पड़ेगा ना। क्या? अभी तो हमारा 2/2 का है डेटा। हम्म। अच्छा, आप ऐसी एग्जाम्पल दिखा रहे हो कैसे यूज करना भी? हाँ हाँ हाँ, मतलब व्हाट यू अच्छा। वांट टू से। हाँ, मैं उसी का एग्जांपल दिखा रही हूँ क्योंकि हमारे पास ऑल दो रिजल्ट तो कुछ आया नहीं है। ठीक है, अगर इन केस हमारे पास कुछ भी रिजल्ट आता, आप एक्सप्लोर कर लेना, और कोई अगर किसी केस में रिजल्ट आता है, हमारे केस में तो मतलब वी हैव फाउंड दैट देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन जेंडर एंड ऑक्यूपेशन। ठीक है, अगर मैं एक हाइपोथेटिकल केस लेके चलती हूँ कि हमारे केस में आ गया कि देयर इज सम एसोसिएशन, राइट, so we will click on phi and Cramer's V क्योंकि we have 2/2 table, the data is nominal in nature, right? Continue. Okay, again one more result। ये अपने आप बार चार्ट पे हमने क्लिक किया तो हर बार बार चार्ट बना के दे रहा है। चलिए, अगेन द इंटरप्रिटेशन पार्ट विल रिमेन सेम। अब ये तो आपने मतलब ये वही रिजल्ट टेबल है जो ऊपर आई थी, दिस इज द सेम रिजल्ट टेबल, इसको हम यहाँ पेस्ट करते हैं। ठीक है, और ये दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस विल बी यूज्ड फॉर फर्दर एनालिसिस। अगर वी से कि ठीक है एसोसिएशन कुछ मिली है। ठीक, चलिए, तो ये तो सेम टेबल है, ये आपको पता चल गया कि हमारे पास ऑल दो रिजल्ट नहीं आए थे, मगर एनीवेज वी आर जस्ट चेकिंग फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब हमारी 2/2 की टेबल है, राइट, तो वी विल सी द रिजल्ट ऑफ पाई कोफिशिएंट। ठीक है, again is a statistical test which is further used for analysis when the chi-square test result shows the significant association, right? So this again the implication part will remain same. If p value is greater than 0.05, this is not having any association, no association। ये तो हमें वैसे ऊपर भी पता चल गया था एसोसिएशन है ही नहीं। ठीक है, मतलब ये हमने इसको देख के जब अगर यहाँ कोई एसोसिएशन निकलती है, कोई मतलब लेस देन 0.05 निकलता है, फिर हमने फाई कोएफिशिएंट देखना है। ये इट इज अ 2/2 टेबल, अगेन विल चेक फॉर दी significance level. If significance level is greater than 0.05, there is no association. Again, if significance level is less than 0.05, there is an association. Again, association किस तरीके की है? There is heavy, mild, और you can say normal association। ठीक है, तो 50% से ज्यादा, ये एवरेज लेकर आप लेके जाइए, 0.50 से ऊपर नीचे अगर फिगर होती है, अगर 0.5 से ज्यादा होती है, देयर इज स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बिटवीन व्हाट, जेंडर एंड ऑक्यूपेशन। अगर 0.5 से ज्यादा आती है फिगर तो दिस वैल्यू आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस वैल्यू, कौन सी वैल्यू, ये दिस 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 वैल्यू आई एम टॉकिंग अबाउट। This value is greater than 0.5, right? And if value is less than 0.5, there is mild, or there is mild association, मतलब बहुत कम एसोसिएशन है। यू कैन से बहुत ज्यादा, मतलब इसको हम एज अ रूल नहीं लेके चल सकते कि जेंडर और ऑक्यूपेशन में कोई अगर फिगर्स यहाँ आए, वी कैन मेक इट अ रूल, और वी मीन्स एम्प्लॉयर कैन एक्चुअली मेक इट अ रूल कि इफ इट्स अ फीमेल
they will be there in the teaching job for long term, and if it is a male, they will not be there in the teaching job for long term. जो भी रिजल्ट आता है उसके हिसाब से तभी हम स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन को हम एक्चुअल रियल लाइफ में कैसे इम्प्लाई होगा, ये ऐसे इम्प्लाई होगा कि पॉलिसी मेकर समझ पाएंगे कि क्या फीमेल्स को टीचिंग जॉब देना अच्छा रहेगा या मेल्स को टीचिंग जॉब देना अच्छा रहेगा। और अगर ये फिगर्स ऐसी आती हैं, it means there is no strong association between gender and occupation. It means it's not a rule. It is purely based upon the chance, purely based upon the situation कि कोई मेल टीचिंग में है या कोई फीमेल टीचिंग जॉब में है या नॉन टीचिंग जॉब। व्हाट माय पॉइंट? यस मैम। ठीक है, सेम। अब ये मैंने फाइव के बारे में बताया, अब क्रैमर्स वी कब यूज होगा? जब 2/2 से ज्यादा होगा। तो एनी अदर देन 2/2, other than 2/2 table, result will remain same, interpretation will remain same। उसमें क्या देखेंगे, उसमें ऑल्दो रिजल्ट इसमें भी सेम ही आया है, ठीक है। उस केस में हम ये देखेंगे कि व्हाट इज दिस फिगर, अगेन इट इज कमिंग आउट टू बी दिस, ऑब्वियसली इट हैज टू बी लाइक दिस, क्योंकि हमारे पास कोई रिजल्ट था ही नहीं एसोसिएशन का, और नो एसोसिएशन ये था। अब इफ इट इज दिस लेस देन 0.05, यहाँ पर ये वैल्यू चेक करेंगे, लेस देन 0.05, नाउ वी विल सी दिस वैल्यू। अगर 0.5 से ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, 0.5 से कम है, there is mild and it is not going to be a rule, and this result will not be very much helpful to the for the policy makers as well, right? तो ये तो हो गया हमारा जब 2/2 की टेबल हो, जब का स्क्वायर सिग्निफिकेंट मतलब एसोसिएशन शो करता है, तो उस केस में कैसे इंटरप्रिटेशन करते हैं। अब ये आता है आपका जब ये नॉमिनल, दोनों नॉमिनल के केस में यूज होंगे, जब दोनों ऑर्डिनल हो, रैंक हो, रेटिंग हो, उसका डेटा हो, ठीक है, तो उसमें सेम गो फॉर क्रॉस टैब स्टैटिस्टिक्स। ये चीजें मैं सेम रख रही हूँ ये, क्योंकि आपके पास अगर और डेटा मिलेगा, आई डू नॉट हैव एनी सच डेटा, तो यू कैन जस्ट सिंपली कीप ट्राइंग ऑन दिस। पाई स्क्वायर को हटा देंगे, मेरा सोमस डी, जो भी आपके पास डेटा है, ऑर्डिनल है तो सोमस डी, नॉमिनल है 2/2 है, फाइन, नॉमिनल है मोर देन 2/2, ग्रामर सी रिजल्ट, और लेट्स चेक दी ऑर्डिनल रिजल्ट। हो सकता है रिजल्ट नहीं दे क्योंकि ऑर्डिनल डेटा है ही नहीं है, चलो, बिकॉज आई एम सेइंग दिस कि ये एक टूल है, मैकेनिज्म है, तो कुछ ना कुछ रिजल्ट तो इसने देना ही है, बट वी हैव टू चेक। ये है रिजल्ट सोमस डी, ये रहा अगेन, इंटरप्रिटेशन रिमेनिंग सेम, जैसे इसने सोमस डी का भी रिजल्ट दे दिया है। इफ इट वुड हैव बीन अ ऑर्डिनल डेटा, क्योंकि अगेन सी अगेन सॉफ्टवेयर है, जो भी रन करेंगे कुछ ना कुछ डेटा आ ही जाएगा, मगर वी मस्ट बी क्लियर अपॉन कि विच टूल टू यूज, व्हेन टू यूज, हाउ टू इंटरप्रेट, ठीक है। सोमस डी ने बोला वैल्यू ये रही सोमस डी, मतलब कि इस क्या बोलते हैं, इस फॉर्मूले की वैल्यू ये है, और दिस इज दिस अप्रोक्सीमेट सिग्निफिकेंस लेवल, ये रहा लास्ट में है इसका, दिख नहीं रहा है, अप्रोक्सीमेट सिग्निफिकेंस लेवल। अगेन कंक्लूजन रिमेनिंग सेम, p greater than 0.05, it is no association, less than 0.05 association है, and this value will tell what is the strength of the association. Greater than 0.5, it is having strong association, less than 0.5 mild association or negligible association, so again it cannot be used as a law, ठीक है। I hope I was clear to explain what I intend to explain.
यस मैम। ठीक है, चलिए आज की क्लास थोड़ा सा लंबी होगी क्योंकि चलिए ठीक है, अभी छोटी मोटी चीजें रह गई बिकॉज हो सकता है मैं संडे भी अवेलेबल ना हो पाऊँ, बट देखते हैं, कोशिश रहेगी, बाकी आपको कम्युनिकेट हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने सर इस पे स्क्रीनशॉट पेस्ट कर दिया आपके रेफरेंस के लिए। मैं आपके साथ ही पूरा पीपीटी शेयर करूंगी, ये पूरा लिखा हुआ मैंने। अच्छा, लेट्स गो बैक टू एजेंडा ऑफ द डे। अब क्या रह गया, ये था क्या था? ये इस पे थे हम, और ये हमने सब कर लिया। क्रॉस टैबुलेशन कैसे करते हैं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, काई स्क्वायर, एल्स यूज फिशर टेस्ट, एनालाइज रो परसेंटेज एंड कॉलम परसेंटेज। नाउ वी कैन मेक यूज ऑफ दिस। हाँ जी, तो अब हम क्या करते हैं, रो परसेंटेज एंड कॉलम परसेंटेज की बात कर रहे थे हम, एक ये लास्ट रह गया। क्रॉस टैब में जाएंगे, फिर से हम सिर्फ क्रॉस टैब पे ही काम कर रहे हैं आज की क्लास में, राइट। इसमें वी हैव लॉट मेनी थिंग्स टू एक्सप्लोर। अगेन डूइंग द सेम थिंग, रो में हमने जेंडर रखा, कॉलम में ऑक्यूपेशन, स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद हमने स्टैटिस्टिक्स में हमने काई स्क्वायर, ये भी मतलब अलग अलग, वी कैन से दीज आर द टेस्ट, but we will discuss the most prominent one which are generally used for the analysis. हाँ, I wanted to show you the some research papers, कि मतलब हम सिर्फ ऐसे ही बात नहीं करेंगे, there are good research papers written on the chi-square data analysis। दिखाते हैं ताकि आप लोग भी समझ पाए कि इस पे भी अच्छे पेपर्स लिखे जा सकते हैं। इसका स्टूडेंट्स एंगेजमेंट यूजिंग, ये देखिए एक क्वेश्चन, एक पेपर मतलब 2023 का ही पेपर है ये। इस तरीके के पेपर एक्चुअली यू कैन टारगेट, so that's why I'll be asking the other student जिन्होंने ये उसका डेटा क्या बोलते हैं, इलेक्शन वाला डेटा शेयर किया है। यस मैम। अच्छा, ठीक है, तो मैं किसी हाँ, तो मतलब आप उस तरीके के डेटा को आप अगर उसको और एक्सप्लोर करेंगे, इट माइट लीड इनटू द गुड रिसर्च पेपर। बट रिसर्च पेपर लिखने के लिए सिर्फ स्टैटिस्टिकल टूल्स की जरूरत नहीं होती है बेटा, ठीक है। यू नीड टू गो इन डेप्थ ऑफ द दिस लिटरेचर रिव्यू एज वेल। आपके पास लिटरेचर बैकअप भी बहुत अच्छा होना चाहिए, देन इट विल, योर पेपर विल बी फाइनली एक्सेप्टेड फॉर गुड पब्लिकेशन। कि देखिए मतलब पूरी स्टोरी एक बनाने की आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। आप लोगों ने पढ़े हैं रिसर्च पेपर आपके फील्ड में? यस मैम। मैम मैंने रिसर्च बनाई थी जो एमएससी में, वो उस क्या पे चीज, हमने क्या थोड़ी चीज स्टडी, बोलिए, रिपीट। जो हमने रिसर्च की थी ना एमएससी में, तब हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था रिव्यू ऑफ लिटरेचर वगैरह के बारे में। अच्छा, पढ़ा था मतलब आपने कोई रिसर्च पेपर वगैरह पढ़े हैं अपने फील्ड से रिलेटेड, जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं? जैसे आपने बोला इलेक्शन के बारे में, हम मैं इसको पेपर को लिखना चाहती हूँ, मगर पेपर सिर्फ मतलब टूल्स की मदद से, मतलब ठीक है, आपका एक इंटरप्रिटेशन पार्ट उसमें आ जाएगा। मैं बताऊँ आपका पेपर कहाँ से शुरू होगा, जो मैं क्लासेस ले रही हूँ, आपका इंटरप्रिटेशन यहाँ से शुरू होगा। मतलब जो मैं क्लासेस ले पा रही हूँ वो रिजल्ट से इतना पार्ट आप लिख पाएंगे, बट व्हाट अबाउट द रिमेनिंग स्टोरी, व्हाट अबाउट द लिटरेचर बैकग्राउंड, क्योंकि आप जो बोलोगे उसका कुछ बैकएंड होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए।
एज अ रिसर्चर वी डू नॉट टॉक रेंडमली, ठीक है? हम बोलेंगे कि बारिश कितनी हुई, बारिश बहुत हुई, मगर ऑब्वियसली देयर हैज टू बी सम स्पेसिफिकेशन। टेम्परेचर कितना, बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा सर्दी है, बट एज अ रिसर्चर वी कैन नॉट से सो, वी नीड टू बी स्पेसिफिक। टेम्परेचर इज 4 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर इज 50 डिग्री सेल्सियस, वी हैव टू बी स्पेसिफिक। बट वो स्पेसिफिकेशन लाने के लिए वी नीड टू बी अ गुड लीडर। हमारे पास अच्छा एक मतलब बैकएंड होना चाहिए, अच्छा सपोर्ट होना चाहिए, जिससे हम एक्चुअली क्लेम कर पाए कि जो हम बोल रहे हैं वो ऑलरेडी किसी ने कहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं, ऐसे ही नहीं कुछ बोल रहे हैं। दी अर्थ इज राउंड। क्या आपने पूरी दुनिया देखी है, पूरी अर्थ देखी है? नहीं। मैंने देखी है, मतलब मैंने कभी बाहर से नहीं देखी, डेफिनेटली नॉट, बट वी नो बिकॉज इट्स अ साइंस, साइंटिस्ट हैव प्रूव्ड एंड देयर आर डेडिकेटेड रिसर्च। और आप सोशल साइंस में बात करें, सोशल साइंस में बात करते हैं हम आजकल लोग, मतलब जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है, सिंपली आप कृतिका, यू सेड यू आर वर्किंग समवेयर, Sorry? यू आर वर्किंग समवेयर, Yes, ma'am. ओके, यू आर वर्किंग विद, वी आर वर्किंग इन देहरादून ओनली, Yes, ma'am. ओके, विच ऑर्गेनाइजेशन? Actually, ma'am, I'm working with a university, and I'm also working with a Lead Square app right now. Okay, you are okay, okay, okay. So there definitely you might come across such an initiative which are being taken by the companies कि आपको अच्छा फील करवाया जाए, आपको रिटेन किया जाए, अगर आप टैलेंटेड हैं, इफ यू आर द राइट काइंड ऑफ बेस्ट फिटेड पर्सन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो ये क्या है, मतलब क्यों जरूरी है ये ऑर्गेनाइजेशन? तो मेरी खुद की इस पे स्टडी है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट के ऊपर, एम्प्लॉय कमिटमेंट के ऊपर, मतलब कि देर आर सर्टेन, you can say rules, there are certain experiments which are actually conducted। अगर आपने सोशल साइंस में हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना है, पढ़ा है, सुना है कहीं भी? हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट बाय एल्टन मायो, और क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी पढ़ी है कभी? क्लासिकल मैनेजमेंट, मैक्स वेबर्स की थ्योरी, और फेयर टेलर्स की प्रिंसिपल्स, 14 प्रिंसिपल्स, यस और नो? हैव यू हर्ड ऑफ No, दिस थ्योरीज? अच्छा, तो आप लोगों की ग्रेजुएशन कौन सी स्ट्रीम में है? mathematics. Okay, mathematics, चलो। anyways if I'll talk about the social science theories, कुछ सोशल साइंस में कुछ थ्योरीज ऐसी हैं जो प्रूव करती हैं कि हमें ह्यूमंस को एज अ मशीन ना समझ के एज अ ह्यूमन बीइंग भी ट्रीट करना चाहिए, ठीक है? बट अगेन आई एम नॉट सेइंग इट रेंडमली, पीपल आर नॉट डूइंग द थिंग्स टू कन्विंस पीपल टू मेक हैप्पी पीपल रेंडमली, उनके पास स्टडी है। सेम जब हम कोई रिसर्च करते हैं, हमारे पास स्टडी का बैकएंड अच्छा सा होना चाहिए, ताकि हम पूरी स्टोरी बता पाए कि पहले ये स्टोरी ऐसा हुई थी, आजकल क्या चल रहा है, जैसे भी जिस तरीके से आप स्टोरी फ्रेम। तो आई सजेस्ट यू मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग गुड रिसर्च पेपर्स एटलीस्ट, जैसे ये मतलब ऑनलाइन सिंपल से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर एमराल्ड है, स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स हैं, उनके अच्छे से पेपर जो बेसिक हो, सिंपल हो, स्ट्रक्चर्ड हो, वो आप अपनी फील्ड में पढ़िए, एक एक पेपर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर यू हैव टू बी वेल पोस्ट विद द पैटर्न ऑफ राइटिंग द थिंग्स, ठीक है? बेटर है आप अपनी फैकल्टी से बात कीजिए, नहीं होता है तो आप अपने पेपर शेयर कीजिए, हेयर ऑल्सो वी कैन डिस्कस किस तरीके से लिखना है। बट द आउटकम ऑफ दिस वर्कशॉप मस्ट बी सम क्वालिटी रिसर्च, आई एक्सपेक्ट एटलीस्ट, राइट? मैम, आपने ये जो पेपर्स के लिए बताया है, एमएलटी एंड ऑल, ये आप एक बार व्हाट्सएप पे डाल देना सो दैट वी कैन फर्दर सर्च इट फॉर इट। दिस पेपर, हाँ जी, आपने जो बताया ना कि एमएलडी, आई मीन कुछ वर्ड्स एमराल्ड आपने, एमराल्ड एमराल्ड राइट राइट। एमराल्ड है, स्कोपस है, चलिए मैं शेयर कर दूंगी, हाँ आई जी, शेयर, आप एक बार व्हाट्सएप पे मेंशन कर देना सो दैट वी कैन सर्च। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। सो और मैं, मैम वो सर्वे वाला डेटा भी शेयर कर देना अपना, जो हम प्रैक्टिस कर सके SPSS अच्छा, में। ओके ओके, ठीक है, आई शेयर, मैं एसपीएसएस का डेटा शेयर कर दूंगी आपके साथ, एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन प्रैक्टिस, ठीक? चलिए, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द डे, एंड होपफुली विल मीट ऑन संडे, बट कल भी मेरी कॉन्फ्रेंस है, हो सकता है परसों भी मैं उसी कॉन्फ्रेंस में रहूं, तो आपको मैं बता दूंगी कैसे भी होगा, तो देखते हैं। चलो ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, विल मीट यू ऑन सम अदर डे, सी यू, टेक केयर, थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। थैंक यू मैम।
बाय बाय।